डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन कहते हैं। इसके पीछे कारण है कि मैं मरकर दोबारा जिंदा हो जाता हूँ। शैतान ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करना सीख चुका हूँ। चाहे जो हो जाए, जब भी मेरी मौत होती है मैं उसी कब्रिस्तान में एक नई कब्र से उठकर खड़ा हो जाता हूँ। भले ही मैंने अलग अलग तरह की काली शक्तियों से मुकाबला किया था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। मैं एक ऐसे गांव में पहुंच चुका था जहां पर जगदीश अपनी पहचान खोता जा रहा था। महसूस कर लिया था मैंने कुछ ना कुछ उस गांव में गलत हो रहा है, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा मेरी यादें धुंधली पड़ने लगी थीं। लेकिन मैं द डेड मैन हूं जो मरकर जिंदा हो जाता है, तो मेरी यादें भी नश्वर नहीं है। इसीलिए मैं जगदीश की हर बात को याद कर पा रहा था, लेकिन दो दो यादें बनती जा रही थीं। अगर जगदीश को कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जगदीश से बातें करने के बाद मैं जान गया था। लेकिन उस शैतान से मुकाबला करना इतना भारी पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। मैं तो लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन उसने मुझे खींच कर जैसे एक तरफ गिरा दिया। वो तो गायब हो गया। मैं उस पेड़ के अंदर चला गया और वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। ये उसका घर नहीं था, ये रास्ता था कहीं और जाने का। मुझे लगा उस पेड़ में उसकी शैतानी शक्ति मुझे मार डालेगी। फिर मुझे थोड़ा दर्द हुआ और आंखों के सामने अंधेरा, और उसके बाद मैंने मिट्टी हटाई और मैं एक कब्र में था। तब मुझे एक बात का पता तो लग गया कि मैं मर गया था और दोबारा शायद मैं जिंदा हुआ हूं, लेकिन मेरे शरीर पर चोट के निशान थे जो मेरी समझ से बाहर थे। ऐसा कभी नहीं होता। मरने के बाद जब भी मैं जिंदा होता हूं तो मेरे शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं होता, लेकिन इस बार चोट के निशान और मेरे कपड़े वैसे ही थे जैसे उस पेड़ ने मुझे कहीं ऐसी जगह भेज दिया, मिट्टी के नीचे, जहां से हर बार मैं उठा करता हूं। लेकिन मुझे फिर से उस गांव में जाना होगा। जगदीश अकेला होगा, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मिट्टी को एक तरफ करते हुए जैसे ही उस कब्र से मैं बाहर निकला था, हर तरफ हड़बड़ी मच गई थी। वहां पर कई लोग थे, जैसे किसी गांव से आए हुए पुराने से कपड़े पहने लोग। मुझे देखकर ऐसे डर गए जैसे उन्होंने शैतान को देख लिया हो। शायद काफी दूर से आए होंगे, तभी इन्हें मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। आमतौर पर कई लोग मेरे बारे में जानते हैं या मेरी कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन इन्हें मेरे बारे में जैसे कुछ ना पता हो। ऐसे डरे भूत भूत शैतान शैतान कहकर वो उस कब्रिस्तान से दूर जा चुके थे और कब्रिस्तान पूरी तरह से खाली पड़ चुका था। उसके बाद इधर उधर झांकते हुए मैंने महसूस किया ये वो कब्रिस्तान है ही नहीं जहां से हर बार मैं उठा करता था। लेकिन यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे ये जानना होगा कि मैं किस जगह पर हूं। लेकिन लोग जिस तरह से डर कर भागे हैं, मुझे नहीं लगता आसपास कोई होने वाला है, और दूर दूर तक चार दीवारी नजर नहीं आ रही। शायद ये किसी गांव का कब्रिस्तान होगा। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस कब्रिस्तान से बाहर जब मैं निकला था, आसपास लगे हुए कई पेड़ देखकर मुझे ये कोई पुराना गांव लग रहा था, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। कैसी जगह है? मैं थोड़ा दूर तक चला था और उसके बाद आसपास लगे हुए कुछ पुराने खंबे, कुछ ऐसी चीजें मुझे मिली जो देखने में अजीब लग रही। एक तरफ पड़ी हुई एक लालटेन नजर आई मुझे, एक पुरानी टूटी हुई घड़ी का हिस्सा नजर आया मुझे। कई जगह फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन ये कपड़े काफी ज्यादा पुराने लग रहे थे, बेढंगे से वो कपड़े। और एक तरफ आ रही बदबू
ये जानवर के मांस की बदबू थी जिससे मुझे नफरत थी, और एक तरफ कई जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई। लेकिन ऐसे गांव में जानवरों की हड्डियों को खुला छोड़ा गया है। तब सामने से आता हुआ एक आदमी मुझे नजर आया। मैं सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा क्योंकि मुझे उससे रास्ता पूछना था, तभी तो यहां से बाहर निकलूंगा। मुझे किस दिशा में जाना है मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उस आदमी को रोका और उसको कहा, देखिए भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं कहां पर आ गया हूं। उस आदमी ने पहले तो मेरे कपड़ों की तरफ देखा और फिर कहने लगा, ये कपड़े कैसे पहने हैं? जबकि यही सवाल मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं। लेकिन मैंने समझदारी से उसके सवाल को मोड़ा और कहा, देखिए मेरे कपड़े गिरने के कारण थोड़े गंदे हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये जानना है ये जगह कौन सी है, मुझे बता दीजिए ना, जल्दी कीजिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसने कहा, ये रत्नागिरी है। मैंने कहा, रत्नागिरी? रत्नागिरी कहाँ पर? और उसने आगे जो जो बताया, रत्नागिरी इलाका, राज्य का नाम। ये कैसी जगह है जिसके बारे में मुझे तक नहीं पता सही से? जैसे जैसे मैं सवाल करता गया उसके जो जवाब थे वो अजीब होते चले गए। मुझे लग रहा था वो मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, सही से जवाब नहीं दे रहा। फिर मैंने कहा, आपका दिमाग है, कैसे कैसे सवाल किए जा रहे हैं। तब उसने जब मुझे बताया कि ये 1808 है, मेरी आंखें खुल गईं और मैंने कहा, 1808? ऐसा नहीं हो सकता, 1808 में मैं कैसे पहुंच गया? ये तो साल 2024 चल रहा है ना। इस पर वो हंसा और कहने लगा, अच्छा ये साल 2024 चल रहा है तो तुम समय यात्रा करके पीछे आ गए, भाग जाओ यहाँ से, देखने में तुम कोई चोर लुटेरे लगते हो। अगर दोबारा मेरा पीछा किया या मेरे करीब आए मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगा। ये कहकर वहां से वो निकल रहा और मैं जान गया था इस कब्रिस्तान से दूर जाना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद मैं भटक जाऊंगा और हो सकता है मुझे मरना पड़े यहाँ वापस आने के लिए। और क्या मैं उठूंगा दोबारा सही सलामत या नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। तो मुझे लगा मुझे वापस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ना चाहिए, और कब्रिस्तान के आसपास कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना, उससे कोई सवाल पूछूंगा। वापस कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद जब आसपास की कब्रें मैं देखता चला गया, वहां पर कई कब्रें ऐसी थी जिसके पीछे पत्थर लगाया गया था और पत्थर पर लिखी गई तारीखें साफ बयां कर रही थी। सच में मैं किसी अलग समय में आ चुका हूं, लेकिन कैसे? वो शैतान समय यात्रा कर सकता है। हाँ, वो समय यात्रा कर सकता होगा, यही तो कारण है ना, तभी तो वो जगदीश की हस्ती मिटाने पर तुला हुआ था। अगर इतिहास को बदल दिया जाए तो भविष्य भी बदल जाता है, यही उसकी चाल होगी। यानी वो इतिहास में जाकर ये काम करता है और मुझे भी उसने अपनी चक्रव्यूह में फंसा लिया है। अगर उसने मुझे इतिहास में फेंका है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। चाहे मैं जितनी बार भी मर जाऊं, मैं उठूंगा तो इस समय में ना, और हो सकता है जगदीश के पास पहुंचने के लिए मुझे बहुत लंबा सफर तय करना पड़े। 200 सालों का लंबा सफर। इतना लंबा सफर मैं तय नहीं करना चाहता था। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता था और कब्रिस्तान के आसपास इधर उधर देखता रहा। तभी मैंने एक आदमी को देखा जो कब्रिस्तान के अंदर था। पहले तो मुझे नजर नहीं आया था, लेकिन अब साफ साफ नजर आ रहा। मुझे लगा तो मुझे उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसने फावड़ा ऊपर की तरफ किया और कहने लगा, रुक जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मैंने उससे सवाल किया, देखिए मैं इस कब्रिस्तान के बारे में जानना चाहता हूँ, कहाँ का कब्रिस्तान है और क्या यहाँ पर कुछ अजीब हुआ आपने कभी देखा है? उसने मेरी तरफ देखा, काफी समय तक घूरा और फिर कहने लगा, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम ना आसपास के हो, ना तुम दूर दूर के हो, तुम कहीं और से आए हो, तुम किसी और समय से आए हो, तुम्हें देखकर मैं पहचान सकता हूं। उसकी आंखें लाल होने लगी और तब मैंने महसूस कर लिया वो जिंदा नहीं था, वो मुर्दा था और एक झटके में वो गायब हो गया। जब वो गायब हुआ, वो फावड़ा जो उसने पकड़ रखा था वो गायब नहीं हुआ,
बल्कि वो फावड़ा जमीन पर गिरा और जब मैंने उस फावड़े पर देखा तो वहां पर एक आंख बनी हुई थी। बिल्कुल वैसे ही पिरामिड के बीच बनी हुई वो आंख। उस गांव में भी ऐसे कई निशान थे जो मैंने देखे थे और मुझे जगदीश ने भी ये सब बताया था। लेकिन ये कह रहा था तुम इस समय के नहीं हो, इसे सब कुछ पता था, इसीलिए मुझे इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैंने जितनी भी आवाजें लगाई वो कोई भूत या प्रेत ही था, दोबारा नजर नहीं आया। रात का इंतजार किया मैंने और रात को भी मुझे वो नजर नहीं आ रहा था और समय भले ही बीत रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था उम्मीद बहुत दूर हो चुकी है। मुझे किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता ढूंढ निकालना होगा। मैंने अपनी जेबों में हाथ मारना शुरू कर दिया, कोई ऐसी चीज जिससे लोगों को यकीन दिला पाऊं कि मैं भविष्य से आया हूं। उसके बाद शायद कोई मेरी बात माने और मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बता पाए जो मेरे काम का हो। जेब में मेरे एक घड़ी थी। जैसे ही जेब में हाथ डालकर मैंने वो घड़ी को बाहर निकाला, ये पुरानी सी घड़ी थी और ये घड़ी मैंने देखी हुई थी जगदीश के हाथ में। जगदीश ने कहा था उसके पास ये 2 घड़ियां आ चुकी हैं और ये क्या, ये तीसरी घड़ी। बिल्कुल वैसे ही उसने कहा था ये एक घड़ी भी यहां मौजूद नहीं होनी चाहिए, कहीं दूर जा चुकी है, ये घड़ी वापस नहीं आ सकती। उसके पास पहले एक आई, फिर दूसरी आई और ये जो मेरी जेब में आई है ये तीसरा हिस्सा बिल्कुल वैसी। ये चल क्या रहा है? घड़ी काफी अजीब थी, लेकिन वो घड़ी लगातार चल रही। समय गलत था और उसका समय ठीक नहीं किया जा सकता था। मैंने उस घड़ी को दोबारा जेब में डाल लिया और उसके बाद मुझे लगा अब कब्रिस्तान से दूर तो जाना ही होगा। किसी गांव को ढूंढता हूं। अगर सच में मैं साल 1808 में पहुंच चुका हूं तो यहां से दूर जाकर ही मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, पूछना चाहिए किसी और से। जानकारी मिलेगी, बचने का रास्ता ढूंढूंगा, कुछ न कुछ तो करूंगा। तो मैं चलने लगा कब्रिस्तान से एक सीध में। रात में दूर दूर मुझे कुछ रोशनी नजर आ रही थी, जैसे किसी ने आग जला रखी हो। मैंने उस रोशनी का पीछा करने की ठान ली। किसी ने मशाल बनाई हुई थी और वो रास्ते से गुजर रहा। मैंने भी दूरी बनाकर उसका पीछा शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में अगर मैं किसी का पीछा करूंगा कोई डर सकता है। भले ही मैं डरता नहीं था, लेकिन मैं किसी को बेवजह नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता था। धीरे धीरे चलते चलते मैं उसके करीब गया, लेकिन जैसे ही मैं उससे बात करना चाहता था वो डर गया। शायद वो मेरे कपड़ों को देखकर इतना ज्यादा डर गया था। मैंने उसकी नजरों को पहचाना और जब वो डर कर भाग रहा था भूत भूत कहते हुए यहां से दूर चला गया। अब मुझे लगा गांव में ये बात फैल गई होगी कि कोई अपने कब्र से उठकर खड़ा हो गया है। इनके लिए ये बिल्कुल नई बात होगी, ये मेरे बारे में नहीं जानते, इसीलिए मुझे अपनी पहचान बदलनी होगी। लेकिन कैसे बदलूं? मेरे ये कपड़े मेरे समय के हैं, इस समय के नहीं है तो क्या करूं? खेत बहुत ज्यादा थे वहां पर। मैं खेतों के बीच घुस गया और वहां पर एक डरावना बनाया गया था। लकड़ी का एक नकली सा इंसान पंछियों को डराने के लिए, और उसके ऊपर जो कपड़े डाले गए थे वो नए लग रहे थे और मुझे लगा बस इससे काम बन सकता है। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और उन कपड़ों को पहना। उन कपड़ों से अब मैं कोई गांव का पुराना आदमी ही लग रहा था, बिल्कुल साधारण, और शरीर पर थोड़ी सी मिट्टी लगा ली ताकि किसी को कह पाऊंगा कि मैं दूर से आया हूं, भटका हुआ हूं, गरीब हूं। इस तरह से किसी गांव वाले से मैं मदद मांग सकूंगा। फिर क्या था, चलते चलते मैं गांव तक पहुंच गया और अब लोगों की नजरें उस तरह की नहीं थी जो किसी अनजान से डर रही हूं, लेकिन मैं उनके लिए अनजान जरूर था, गांव से बाहर कहीं से आया हुआ। वहां आग जलाकर कुछ लोग आग के आसपास बैठे हुए। एक तरफ लगी हुई पंचायत भी मुझे साफ नजर आ गई, जिसके बाद मैं उस पंचायत के पास पहुंचा। कई लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, तुम कहां से आए हो? और मैंने एक गांव का नाम जो पहले आदमी से सुना था वो बताकर कहा, मैं वहां से आया हूं, मेरा झगड़ा हो गया किसी के साथ, गांव वाले मेरे दुश्मन बन गए, वहां जमींदार मेरी जमीन छीन चुके हैं। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे बस सर छिपाने की जगह दे दीजिए, कोई घर मत दीजिए, कोई छत। बस मैं गांव में कुछ दिन रहना चाहता हूं। क्या किसी गरीब की
इतनी मदद भी कोई नहीं कर सकता। गांव वाले बहुत अच्छे थे और तब मैंने महसूस किया पुराने जमाने में कितने मददगार लोग हुआ करते थे। उन्होंने मुझे एक छोटा सा घर दिया और कहा, रात बिता लो, कल सुबह बात करते हैं। फिर क्या था, बड़े आराम से रात को मैं वहां पर सोया और सुबह वो पंचायत दोबारा लगने वाली थी, लेकिन विषय बदल चुका था। वो मेरे बारे में बात करना चाहते थे, गांव वालों से पूछना चाहते थे क्या मैं इस गांव में रह सकता हूं या नहीं। उसके बाद मैंने अपनी मजबूरियां गिनाई, समझदारी का दिखावा किया और उनकी थोड़ी मदद की। गांव वाले पिघल गए और मेरी मदद को वो अपना रिश्ता ही मानने लगे। लेकिन मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो अजीब होने वाली थी। मैंने तब कहानियां बनानी शुरू कर दी। मेरा पीछा एक ऐसी ताकत ने किया था, क्या ही बताऊं। जमीन से निकल रहा था एक आदमी, जैसे वहां पर उसकी कब्र हो और वो जिंदा हो गया हो। बार बार जमीन में जाता है और जमीन से निकलता है, ध्यान रखिएगा। गांव वालों ने कहा, हाँ, ये अफवाह फैली हुई है कि कब्रिस्तान में कोई जिंदा हो गया है। जिंदा होने वाला कोई शैतान ही हो सकता है। उसके बाद मुझे कुछ नया पता लगा जो मेरे काम का था। यहां पर एक समय वाली डायन है। वो डायन किसी का भी समय बदल सकती है, यानी जवान को बूढ़ा बना सकती है, किसी बूढ़े को जवान बना सकती है, किसी को भी गायब कर सकती है। और ऐसा उसने इस गांव में कई बार किया है। फिर क्या था, वो नाम सुनते ही मेरी आंखें खुल गई। समय वाली डायन, यानी वो मुझे मेरे समय में भेज सकती होगी। ये किस्मत ही थी कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां से वापस आने का एक रास्ता भी मुझे मिल ही गया। यकीनन वो शैतान अपनी शक्तियों को रोक भी नहीं पाता होगा। जिन शक्तियों का इस्तेमाल वो करता है समय बदलने के लिए, उन शक्तियों से दूर नहीं जा सकता। और अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की है तो मुझे भी वहां करीब ही उसने पीछे के समय में भेजा है जहां कुछ उसके साथ जुड़ा है। बस फिर क्या था, समय बदलने वाली उस डायन से मैं मिलना चाहता था। और गांव वालों ने कहा, ऐसी गलती मत करना, तुम मारे जाओगे। मैं मुस्कुराया, उन्हें बता तो नहीं पाया, लेकिन मन ही मन में मैंने कहा, पता नहीं कितनी बार मर चुका हूं, अगर एक बार और मर गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा कब्रिस्तान में। कोई भी गांव का आदमी मुझे उस डायन के बारे में बताना नहीं चाहता था। मैंने पूछने की कोशिश तो की, लेकिन उनका गुस्सा देखकर मुझे लगा कि वो अगर मुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। मुझे उनका भरोसा जीतना होगा। और अब समय दांव पर लगा है, इसमें समय लगने वाला है। गांव में कुछ कमजोर लोग होंगे जिनसे बातें की जा सकती हैं, तो मैं बूढ़ी औरतों से बात करने की कोशिश कर रहा। तभी एक बच्चे ने मुझे पहचाना। वो ये नहीं जानता था कि मैं डेडमैन विक्टर महाजन हूं, लेकिन उसने एक अलग नाम लिया और कहने लगा, ये तो वही हैं जो मर चुके हैं। उस समय मेरी सांसें रुक गई थी। कहीं ये बच्चा सबको ना बता दे और उस बच्चे का मुंह बंद करवाऊं तो कैसे। लेकिन वो डरकर नहीं भागा, मेरे करीब आकर कहने लगा, आप बिल्कुल उनके जैसे लग रहे हैं, आप हजीत जी की तरह लग रहे हैं। वो मेरी बाजू को पकड़कर मुझे एक हवेली के अंदर लेकर गया। वहां एक पुरानी तस्वीर दिखाई। ये पेंटिंग थी और उस पेंटिंग में जो चेहरा था हूबहू मेरे चेहरे जैसा था। मैं हाथ लगाकर देख रहा, शरीर की बनावट हो या चेहरा हूबहू मेरी तरह, लेकिन ये मैं नहीं था। मेरा नाम कभी अजीत नहीं रहा है और ना ही मैंने पहले कभी समय यात्रा की है। ये एक संयोग है कि मेरा चेहरा किसी से मिलता है। क्या मैं इसका फायदा उठा सकता हूं? ये सवाल था मेरे मन में। और उसके बाद मैंने उस बच्चे को कहा, अरे इनका चेहरा मेरे जैसा है, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये कोई और होंगे। उस बच्चे ने कहा, ये तो मुझे भी पता है, आप यहीं पर मरे थे, यहीं पर, और फिर से आ गए जैसा आपने वादा किया था ना। ये कहकर वो बच्चा बाहर की तरफ भागा और एक पल के लिए मैं सन्नसा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे को मेरे बारे में कुछ पता हो।
या इतिहास? उस पेंटिंग में अजीत नाम का वो इंसान, उसका इतिहास क्या मेरे साथ जुड़ा हो सकता है? बाहर निकलकर मैंने उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। इतने बड़े गांव में उस बच्चे को दोबारा ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। फिर क्या, भीड़ में वो गायब हो गया। दोबारा मैं उस बच्चे को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन उस हवेली का दरवाजा मैंने खोला था तो गांव वाले कह रहे, आपको इस हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए था। इस हवेली के अंदर एक प्रेत है, एक प्रेत आत्मा आवाजें लगाता है। ध्यान रखिए, दोबारा इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश मत कीजिए, आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बच्चे शरारतें करते हैं लेकिन उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं। बच्चे मन के सच्चे हैं तो भगवान रक्षा कर देता है। बड़े लोगों की भगवान रक्षा नहीं करता, हमें खुद करनी पड़ती है। मुझे लगा मुझे इस घर में रहना चाहिए। शायद गांव वालों का भरोसा जीतना सबसे आसान होगा अगर मैं इस घर में रहूं। मैंने बाहर से दरवाजा लगाया और गांव वालों को कहा, मैं यहां पर रहूंगा। जो भी प्रेत आत्मा, भूत यहां रहता है मैं उसे भगाने की कोशिश करूंगा। उस घर में वो रात कितनी भयानक थी। मुझे लगता रहा कोई है, आसपास कोई है, लेकिन कोई इंसान नहीं। धुआं, परछाई, ये परछाई काले रंग की सफेद में बदल जाती। धुआं जो सफेद सफेद पूरी हवेली में था वो काले रंग में बदल जाता और जैसे मेरे शरीर पर निशान अपने आप उभरते। वो सिर्फ धुआं नहीं, जैसे उड़ती हुई राख हो। जहां पर मेरे हाथ पर वो लगती, मेरा हाथ, मेरी बाजू, मेरा चेहरा काला काला सा हो जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कोई मुझे छू रहा है। ये रंग उस कारण लग रहा है, धक्का दिया जा रहा है, गिराने की कोशिश की जा रही है। शुरू में थोड़ा सा डरा, क्योंकि जिस चीज की पहचान नहीं की जा सकती उससे डरना जरूरी होता है। लेकिन फिर जब मुझे धक्के देना शुरू कर दिया गया, ये प्रेत आत्माएं थी, भटकती हुई प्रेत आत्माएं जो समय समय पर एक आकार बनाती और भयानक चेहरा नजर आता, जैसे कोई इंसान जिन्हें मारा गया हो। जिस हालत में उनकी मौत हुई हो, उनकी प्रेत आत्मा उसी हालत में रहती है। और यहां मुझे कई चेहरे नजर आए थे। कुछ चेहरे ऐसे थे जो इस समय के नहीं थे। उनके कपड़े, भविष्य के वो कपड़े मैं देख सकता था। वो सूट, वो शर्ट, वो टी शर्ट इस समय की थी ही नहीं। यानी ये जो भटकती हुई आत्माएं हैं इस समय की नहीं है, इन्हें किसी और समय से इस समय में भेजा गया है। और ये काम कौन कर सकता है? एक ही, वही काले रंग का शैतान जो जंगल में दिखा था, जो समय को कंट्रोल कर सकता है। मुझे इस हवेली में पड़ताल करनी चाहिए, आखिर ये यहां पर क्यों नजर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो बात नहीं कर सकते थे, बस नुकसान पहुंचाने की कोशिश। थोड़ा जख्मी किया और उसके बाद एक ही रास्ता था मेरे पास। नर्क की आग मैं भी निकाल सकता था। जमीन में छोटी सी दरार देखकर उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया और मैं उनका डर महसूस कर सकता था। नर्क में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं है। हर कोई नर्क से दूर रहना चाहता है। जिंदगी के कष्ट अगर जिंदगी के बाद भी मिले, उनसे दूरी बनाना ही सही होता है। भटकती हुई आत्माएं या प्रेत या भूत मुझसे दूर हो चुके थे और मैं खंगालने लगा उस हवेली को। वहां पर मेरे कई चित्र लगे हुए, वो पेंटिंग्स जिनकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन कुछ चित्र और भी अजीब थे। और वहां पर एक पेंटिंग देखी थी मैंने, काला शैतान बिल्कुल वैसा, और वहां पर कई ढांक कर रखी गई मूर्तियां उस काले शैतान की थी। जैसे जैसे मैं देखता गया, उस शैतान की मूर्तियां, तस्वीरें, चित्र मुझे मिलते जा रहे थे और मैं समझता जा रहा था, यानी ये बहुत पहले का है, ये हमारे समय का नहीं है। या तो इस समय में ये आकर गया है या इस समय से इसका कोई रिश्ता है, कुछ तो है। उस घर के अंदर जब मैंने अच्छे से देखा, जमीन पर उकेर कर निशान बनाए गए थे, पेड़ों के निशान, और साफ साफ दिखाया गया था छेद वाले पेड़। वहां जंगल में भी तो कुछ ऐसा ही था, छेद वाले पेड़, उनमें छेद थे और एक छेद में मैं गया और इस समय में पहुंच गया। कहीं सच में ये जो छेद वाले पेड़ हैं, इनका कोई
समय यात्रा से रिश्ता तो नहीं? घर के आसपास कई जगह मैंने पेड़ देखे, बड़े बड़े पेड़। उन पेड़ों में छेद तो थे लेकिन बेहद छोटे छोटे, और वहां पर वो जो छेद वाले पेड़ थे उनका आकार ज्यादा बड़ा, उनकी पत्तियां ज्यादा बड़ी, उनकी टहनियां ज्यादा मोटी, और रंग भी हर बार अलग अलग सा, जैसे उन पेड़ों को बनाया गया हो। ये कोई साधारण पेड़ नहीं थे, इसीलिए मुझे उन पेड़ों के बारे में कुछ ना कुछ पता तो करना ही था, लेकिन गांव वालों से कुछ भी जान नहीं सकता था। रात तो गुजार ली मैंने, लेकिन अगले दिन जब मैं लोगों से पूछता जा रहा, उन्हें इन पेड़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा, ऐसे पेड़ तो बहुत समय पहले से यहां पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ नया इनमें नहीं है। किसी को नहीं पता था कि इन पेड़ों में बड़े बड़े छेद भी हो सकते हैं और इनके अंदर कोई शक्ति भी हो सकती है। इसका पता मुझे खुद लगाना था और मैंने इसका पता लगाने की ठान ही ली। गांव का मुखिया, मुझे लगा उसे धमका कर ही मुझे सच का पता लगाना होगा। ऐसे तो कोई कुछ बताने वाला नहीं। हर कोई मुझे नखरे दिखा रहा था, गुस्सा दिखा रहा था। और जब मैंने जमीन में वो दरार बनाई और मुखिया को उसके बीच लटका दिया, मौत से हर कोई डरता है, और जब मैंने नर्क की वो ताकत दिखाई थी और नर्क के वो शैतान जब उस मुखिया को नजर आए, उसकी हालत इतनी पतली हुई, वो तो अपनी हर सच्चाई बताने लगा। जिंदगी में उसने क्या क्या गुनाह किए हैं उसके पश्चाताप के बारे में बातें कर रहा, लेकिन मुझे एक ही चीज के बारे में पता करना था, समय वाली वो डायन जो समय बदल सकती है, उसके बारे में बताओ मुझे। मुखिया ने सब कुछ बता दिया। जंगल के खास इलाके में वो समय वाली डायन रहती है, और उसने गांव के लोगों को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। डायन इतनी बुरी भी नहीं है, लोगों को बेवजह नहीं मारती, लेकिन जिसे मारती है बड़ा तड़पाकर मारती है, ऐसे समय में भेजती है, उसका ऐसा समय बदलती है कि वो तड़पने लगता है। बस उसका पता मुझे लग गया था, लेकिन मुखिया ने कहा था वहां जाना आसान नहीं होगा, वहां कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब मौत से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। मरने से मैं डरता नहीं था, बढ़ने लगा जंगल के उस अंधेरे हिस्से में, और जैसे जैसे उस हिस्से की तरफ मैं बढ़ता जा रहा, समझ में आ रहा था सच में जब मैं इसके अंत तक पहुंचूंगा, कोई ऐसी ताकत मेरी आंखों के सामने होगी जो समय बदलती होगी। क्योंकि वहां पर जो पेड़ थे, मेरी आंखों के सामने छोटे छोटे पौधों से वो पेड़ बन रहे थे। बड़ी तेजी से छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बनता, और बड़े पेड़ छोटे पौधे में बदल जाते और जमीन में भी चले जाते। बार बार जगह बदल रही थी, पेड़ बदल रहे थे, और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्या देख रहा हूं मैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। पेड़ इतनी रफ्तार में ये कर क्या रहे हैं? देखते देखते मैं आगे गया तो मैंने आसमान में जो देखा वो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सूरज 5 मिनट में एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ चला गया, और चांद उसके बाद 5 मिनट में निकलकर दूसरी तरफ फिर से दिन, कभी रात कभी दिन, और ये सब 5-10 मिनट में ही हो रहा था। और उसके बाद उल्टी तरफ से निकलते हुए चांद और सूरज मैंने देखे। मैं तो आसमान को देख रहा था, ये दृश्य कैसा है। समय जैसे छेड़ा जा रहा है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और पीछे किया जा रहा है। कुछ ऐसा था जंगल के उस हिस्से में जो बेहद ताकतवर था। चलते चलते आखिरकार जंगल के उस हिस्से में मैं पहुंच ही गया जहां पर मुझे वो डायन नजर आई थी। वो एक अजीब सा झोंपड़ा था जो तिनकों से बना हुआ था, लेकिन फिर भी 2 मंजिला झोंपड़े के ऊपर लहराती हुई वो डायन, और इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी तेज थी जैसे तूफान हो, और उसके बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखें बड़ी भयानक। जैसे ही उड़ती उड़ती थोड़ा सा नीचे आई, मैं देख पा रहा था कभी तो वो जवान बन जाती, कभी बहुत बूढ़ी। उसका चेहरा भी बदल रहा था, उसका रंग रूप भी बदल रहा था। कभी तो उसका चेहरा किसी जानवर जैसा बन जाता। बार बार अपने शरीर को, अपने चेहरे को वो बदल सकती थी। ऐसी ताकत थी जैसे वो समय में एक हिस्से से जुड़ चुकी हो और खुद को समय समय पर बदल सकती हो।
मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, तुम भी इस समय के नहीं हो, तुम किसी और समय से आए हो, लेकिन इतिहास से नहीं, भविष्य से। तुम भविष्य से आए हो, लेकिन आए नहीं हो, भेजे गए हो। मैं तुम्हारे शरीर से निकल रही ऊर्जा से इस चीज की पहचान कर सकती हूं कि तुम क्या करने आए हो। मैंने उससे पूछा, तो बताओ मैं क्या करने आया हूं? उसने कहा, सजा भुगतने। तुम यहां पर सजा भुगतने आए हो। तुमने किसी ऐसे से मुकाबला करने की कोशिश की है जिसका समय तुम नहीं बदल सकते थे, तो उसने तुम्हारा समय बदल दिया। लेकिन गलत जगह पर आए हो। अपनी मर्जी से अगर मुझसे मिलने के लिए आए हो तो बताओ तुम्हें क्या काम है। मैंने उसको कहा, अगर सच में तुम समय बदल सकती हो तो मुझे मेरे समय में भेज दो, मैं अपने समय में वापस जाना चाहता हूं। उसने हंसते हंसते कहा, जैसे जगदीश भी अपने समय में वापस आना चाहता है, उसी तरह से तुम भी अपने समय में वापस आना चाहते हो। जगदीश का नाम सुनकर मैं हैरान था। आखिर उसे पता है? और क्या सच में जगदीश भी किसी और समय में भेज दिया गया है? मैंने उससे सवाल किया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे समय में भेज सकती हूं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। तुम्हें अपनी याददाश्त दांव पर लगानी होगी। मुझे तुम अपनी याददाश्त दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा समय दे दूंगी। दोनों का फायदा और नुकसान किसी का नहीं होगा। अपनी याददाश्त मैं उसे दे नहीं सकता था। अगर मैं सब कुछ भूल ही जाऊंगा, उसके बाद मैं जगदीश को बचा कैसे पाऊंगा? मैं तो सब कुछ भूला हुआ बन जाऊंगा। इसीलिए मैंने मना कर दिया। और उसने भी कहा, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें यहां से और कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद मैं जिद पर अड़ गया कि मुझे मेरे समय में जाना ही है। अगर तुम मुझे मेरे समय में नहीं भेजोगी तो मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। वो हंसने लगी थी, क्योंकि उसे मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था। मैंने जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने दूर से ही मुझे जमीन में गाड़ दिया। और जमीन में जैसे ही मैं गड़ा, बहुत सारे पेड़ थे। ये ऐसे पेड़ थे जो बार बार बड़े हो रहे, छोटे हो रहे, और जैसे ही उस पेड़ की टहनियों ने मुझे पकड़ा, मुझे मेरा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सपनों के रूप में नजर आने लगा। और मैं सच और झूठ में कोई फर्क बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। इतने में मेरे शरीर के परखच्चे उड़ गए, और जैसे ही मिट्टी से बाहर की तरफ मैं निकला, मैं उसी कब्रिस्तान में था। फिर से मैं उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया, और इस बार मुझे उस डायन के पास जाना होगा और बचकर भी रहना होगा। ताकतवर बहुत है। मैंने इतनी ताकतवर डायन कभी नहीं देखी जो मेरे शरीर के परखच्चे इतनी आसानी से उड़ा दे। और इस बार मैं पूरी तरकीब लगा कर जाऊंगा, क्योंकि वही है जो मुझे मेरे समय में भेज सकती है। इसके लिए उससे मुकाबला करना होगा। याददाश्त तो मैं दांव पर नहीं लगा सकता। अगर मैंने याददाश्त उसे दे दी, फिर मैं किसी काम का नहीं। फिर से जंगल का वो लंबा सफर तय करके मैं उसी डायन के पास पहुंचा, और मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देख रही और कह रही, मरने के बाद भी जिंदा हो गए। कमाल है तुम्हारी ताकत, यानी तुम्हें मारा नहीं जा सकता। समझ गई, इसीलिए तुम्हें समय में भेजा गया है, ताकि तुम मेरे साथ रहो, और हो सकता है हम दोनों एक दूसरे के किसी काम आ जाएं। सोच लो, तुम्हारे समय में जाने का तुम्हारा मौका तुम्हारे लिए श्राप बन सकता है। तुम इस समय में रहो, मेरे साथ रहो। हम तुम्हारे समय में, यानी 200 साल आगे अपने आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन एक साथ बीतता हुआ ये समय काम का होगा। मैं उससे सीधा सीधा युद्ध करना चाहता था, क्योंकि उसकी बातों में मैं फंसना नहीं चाहता था। मैंने उससे लड़ना शुरू कर दिया, और उसके वो अजीब पेड़ मुझे अलग अलग समय में खींच रहे। वो मुझे अलग समय में भेज देना चाहती थी, और शायद उस जगह से मैं दोबारा बाहर ना निकल पाता। इसीलिए मैंने उसे पकड़ना सही समझा, और जैसे ही वो मुझे मारने वाली थी, मैं हार चुका, तो मैंने सौदा मंजूर किया। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी यादें दूंगा, तुम मुझे मेरा समय दो। उसको लग रहा था मैं उसे फंसा रहा हूं। मैंने उसको
एक तरीके से फंसा ही लिया था, लेकिन वो जान गई मेरे इरादे और हमारी वो लड़ाई भीषण हो रही। मैंने कई पेड़ों को आग लगा दी और ये उसकी कमजोरी थी। वहां पर लगे हुए वो समय बदलने वाले पेड़ उसे ताकत देते थे। यही बड़े बड़े पेड़ जिनमें अपने आप छेद उभर रहे थे। जब मैं उन्हें जला रहा, मेरे पास नर्क की आग थी। अगर वो आग किसी पेड़ को लगती तो वो पेड़ बच नहीं सकता था। सीधा नर्क की आग बुझाना कोई आसान काम नहीं। इसीलिए वो डायन कमजोर पड़ने लगी और मैंने अपने शरीर के ऊपर भी नर्क की आग मल ली, जिससे कोई पेड़ मुझे छू तक नहीं पा रहा। मैं एक लावे की तरह इंसान लग रहा था, जो जहां चल रहा जमीन भी जलने लगती, पिघलने लगती और मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। वो भी जान गई क्यों मुझे समय में पीछे भेजा गया है, क्योंकि उस समय में मेरा मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं होता। आखिरकार उस डायन ने हार मान ही ली। वो कहने लगी, मैं तुम्हें तुम्हारे समय में भेज दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसकी आंखों में डर था और मैंने अपनी शर्त मनवाई। मैं सिर्फ अपने समय में ही नहीं जाना चाहूंगा, मैं जगदीश के पास जाना चाहूंगा और वहां से उसे अपने समय में ले जाकर खुद उसके साथ जाऊंगा। और उस डायन ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा था, अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है। मैं समझ नहीं पाया वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन उसने मुझे तरीका बताया कैसे उन पेड़ों से समय यात्रा की जा सकती है। वो पेड़ समय से जुड़े हुए हैं और उनमें बने हुए वो छेद हमारे मन को पढ़कर हमें उस समय में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। अगर किसी पेड़ को हमने खुद बनाया हो, उन चमत्कारी पेड़ों में हमें छेद बनाना पड़ता है, अपनी ताकत उसके अंदर महसूस करनी पड़ती है, तो वो समय द्वार खोलते हैं और हम अपने समय में जा सकते हैं। सबसे पहले मुझे जगदीश के समय में जाना होगा और वहां से ऐसा पेड़ बनाना होगा और उसके बाद मैं वापस अपने समय में जगदीश को लेकर पहुंच सकता हूं और फिर उस शैतान को रोक सकता हूं। मान चुका था उस डायन की बात और उस डायन ने मुस्कुराते हुए कहा था, मरने के लिए जाना चाहते हो तो चले जाओ। फिर उसने मुझे उसी पेड़ के जरिए एक ऐसी जगह पर पहुंचाया जहां पर जगदीश था। जगदीश को इस समय में भेजा गया है, साल 1600 में, और मैं बस जगदीश को ढूंढकर आसानी से किसी न किसी पेड़ में वो रास्ता बनाकर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था, अपने समय में वापस जाना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था साल 1600 में उस शैतान ने सिर्फ जगदीश को नहीं भेजा है, बल्कि कई समय रेखाओं को जोड़ दिया है। एक ऐसी जगह जो साल 1600 भी लग रहा है, 1800 भी लग रहा है, 2024 भी लग रहा है और भविष्य भी लग रहा है। मैं बहुत कुछ देख पा रहा था, पुराने लोग, नए लोग, शहर भी, गांव भी। ऐसा लग रहा था हर चीज का मिश्रण है। और यहां पर मैं जगदीश को कहां ढूंढूं, किससे पूछूं? मैं कई लोगों से जानना चाहता था, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। और फिर मैंने महसूस किया वहां के लोग साधारण नहीं हैं। वो प्रेत आत्माओं से बात करते हैं और उन्हें डर नहीं लगता। मैं एक गांव में था जहां घरों को आग लगी हुई और लोग जलते हुए घरों के अंदर सोने के लिए जाते थे। उनसे बातें करते हुए मैं हैरान था, आखिर ये कैसी जगह है। उन्हें इसके बारे में नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है। उन्हें साल भी याद नहीं, हर एक अलग साल बताता, हर किसी को अलग यादें होती। उस जगह पर जगदीश को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एक अलग समय से आया हुआ कोई इंसान, किसी के पास तो जानकारी होगी। उस गांव में मैं जानकारी जुटा नहीं पाया। आगे वाला शहर जो किसी भविष्य का शहर लग रहा, बड़ी बड़ी इमारतें और कुछ इमारतें जमीन के अंदर, उड़ने वाली कारें और बड़ी बड़ी बंदूकें। वहां पर ऐसे लोग थे जिन्होंने इतने अजीब कपड़े पहने कि ऊपर जैसे कोई एलसीडी स्क्रीन लगी हो। शरीर पर कई तरह की कोडिंग उभर कर आ रही थी। वहां मैं जगदीश को ढूंढना चाहता था, क्योंकि इस समय से मुझे जगदीश को भी बाहर निकालना है। अगर तो वो ये सब जान गया होगा तो बाहर निकल गया होगा, लेकिन क्या सच में? मुझे एक बार ढूंढना होगा,
शायद मैं इस समय में दोबारा ना आ पाऊं, इसीलिए अपने साथ जगदीश को तो ले जाना ही होगा। ढूंढता गया मैं और आखिरकार मुझे एक ऐसे इंसान की जानकारी मिली जो किसी अलग समय से आया है उस शहरी इलाके में। जगदीश की वो तस्वीर जब एक LCD स्क्रीन पर मुझे नजर आई, वहां हर किसी ने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे स्क्रीन हो और उसके ऊपर इश्तेहार दिखाए जा रहे थे, और एक ऐसा ही इश्तेहार, वांटेड। जगदीश यहां पर वांटेड था और उसे पकड़ने के लिए इनाम राशि रखी गई थी। बस फिर क्या था, ये मैं जान गया कि यहां पर वो मौजूद है, और अगर मैं लोगों से बात करूंगा शायद कोई ना कोई रास्ता उस तक पहुंचने का ढूंढ ही निकालूंगा। शहर के कुछ हिस्सों में जैसे जंग ही छिड़ी हुई थी। बड़े बड़े टैंक और इमारतों पर वार किए जा रहे थे, धमाकों की आवाजें, और मुझे लगा ऐसी जगह मुझे ढूंढने जाना चाहिए। और वहां पर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए हैरानीजनक था। ऐसे ताकतवर इंसान जिनकी शक्तियां बेहद अजीब, शरीर से बिजली निकल रही थी। उड़ने वाले इंसान देखे मैंने, और मैं देखता रह गया, ये क्या चल रहा है, ये सब हो क्या रहा है। और वहां पर कुछ छिपे हुए लोग जो गटर के ढक्कन खोलकर अंदर छिपने के लिए जा रहे। मैं भी उनके पीछे पीछे। जानता था जगदीश ऐसी जगह ही छिप रहा होगा, अगर तो वो मारा नहीं गया तो छिप ही तो रहा होगा। जगदीश को ढूंढने के लिए मैंने उन लोगों की मदद की, उन्हें बचाया, क्योंकि मैं तो मरने वाला था नहीं, लेकिन उन्हें बचाकर उनकी सहानुभूति जीती। जिसके बाद आखिर जो लोग वांटेड हैं वो कहाँ छिपते होंगे, और मुझे पता लगा अंडरग्राउंड, सच में जमीन के नीचे अंडरग्राउंड। वहां शहर जमीन के अंदर इतना बड़ा था जितना ऊपर नजर नहीं आ रहा। कई फ्लोर, जितना नीचे से नीचे जाते रहो उतनी खुफिया जगह आती रहेंगी। मैं नीचे पहुंचा और वहां पर मैं जगदीश से मिलना चाहता था, लेकिन किसी को मुझ पर यकीन नहीं था, क्योंकि वांटेड लोगों को वो खास लोग जो विद्रोही थे छिपा कर रखते थे। बस फिर क्या था, मैं भी विद्रोही बनने का नाटक करने लगा। इस तरह से आखिरकार मैं जगदीश के पास पहुंचा। बड़ा सा हॉल था वो, अंडरग्राउंड, बहुत मंजिला नीचे। और जगदीश ने जब मुझे देखा वो कहने लगा था, मारो इसे, ये हम सबको मार डालेगा। तब मुझ पर गोलियों की बौछार होने लगी। एक किनारे पर छिपकर मैंने जगदीश को कहा था, जगदीश ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। और सामने से जगदीश, तुम मुझे बचाने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए आए हो। तुम जैसे कितने आ चुके हैं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। मैंने कहा, जगदीश क्या कर रहे हो, जगदीश चलो मेरे साथ। और उसके बाद एक तरफ की दीवार तोड़कर जो वहां खड़ा था वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वो आंखों से आग फेंक फेंक कर लोगों को मार रहा। और वहां ये सुरंगें थी, एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए। सब भागने लगे और मैंने जगदीश को वहां बचाया उस आग में झुलसने से। एक गटर का ढक्कन अंडरग्राउंड भी नीचे जाने के लिए, और वहां से हम निकले। जगदीश मेरी आंखों में देख रहा और मैंने उसे कहा था, ये मैं ही हूं, हमारे समय से। मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसी जगह है। तब जगदीश ने कहा था, ये कई समय बांधे हुए हैं। उस शैतान ने मुझे कैद करने के लिए एक ऐसा समय चक्र बनाया है जिसमें भविष्य भी है, इतिहास भी है, वर्तमान भी है, और यहां से मैं निकल नहीं सकता। बांध दिया है उसने। और तुम यहां कैसे आए, तुम्हें तो कहीं और भेज दिया होगा ना उसने। मैंने कहा, मैं तो बचकर आ गया और अब तुम्हें भी यहां से बचकर मैं बाहर निकालूंगा, लेकिन हमें वो पेड़ चाहिए, वो पेड़ जिसमें छेद हमें बनाना होगा अपने समय में जाने के लिए। और जगदीश ने कहा था, जब से मैं यहां पर आया हूं मैंने तो कोई पेड़ नहीं देखा, यहां पेड़ मौजूद ही नहीं है। और तुम्हें नहीं पता, हम यहां से बचकर ऊपर भी नहीं पहुंच पाएंगे। हर कोई यहां है, कई डेड मैन, विक्टर महाजन, शैतानी से शैतानी, अलग अलग ताकत लिए। कोई उड़ सकता है, कोई जला सकता है, कोई पानी बना सकता है, सब मारने पर उतारू हैं।
यहां तबाही है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यहां क्या क्या मिलता है मैं खुद नहीं जानता। जगदीश की बातें मुझे भी डरा रही थी। क्या सच में यहां से बाहर निकलना संभव है? क्या उस डायन ने मुझे बचाया नहीं बल्कि मुझे भी फंसाया है? क्या कोई पेड़ मौजूद नहीं? अगर कोई पेड़ है ही नहीं तो वो जादुई पेड़ कहां से मिल सकते हैं? दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बड़े ही भयानक होने वाले हैं। क्या सच में जगदीश और विक्टर महाजन कैद हो गए हैं एक ऐसे समय चक्र में जहां से न आगे जाया जा सकता है न पीछे जाया जा सकता है, और ताकतवर इंसान ऐसे जो उन्हें भी मिटा सकते हैं? तो बने रहें हमारी सीरीज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।